हेलो एवरीबॉडी, द डिवाइन गेस्ट प्लेटफॉर्म के राजयोग के फ्री सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग ने लास्ट टाइम काल सर्प योग, मांगलिक दोष, इस तरह से सेशंस रखे थे। तो राजयोग वाज द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, तो इसलिए ये सेशन अभी हम लोग आपके सामने दोबारा से लेके आए हैं। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को, सो स्टे टिल द एंड। सबके डाउट्स भी लेंगे एंड में। अभी क्लास में शुरू करते हैं, जानते हैं राजयोग के बारे में। राजयोग के अलग अलग क्या टाइप्स हैं, कैसे कुंडली में राजयोग बनता है, कैसे हम जान सकते हैं राजयोग हमारी कुंडली में है। तो इसके ऊपर सेशन शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं आर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर क्षितिज दवे सर का। सर से रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज सेशन आज का शुरू करें। थैंक यू मैम। थैंक यू प्राची जी। तो हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ राजयोग। आप लोग में से काफी लोग ने लास्ट टाइम मैसेजेस आ रहे थे कि राजयोग का सेशन फिर से रिपीट करें, क्योंकि कुछ कारण से काफी लोगों ने अटेंड नहीं किया था। तो हियर वी आर। तो आज हम राजयोग के बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विथ राजयोग, हर एक कुंडली में इतना याद रखना, किसी न किसी प्रकार के योग बनते हैं। अच्छे बुरे योग, अच्छे हैं तो हम योग बोलते हैं, बुरे हैं तो हम बोलते हैं दोष। बट हर एक कुंडली में राजयोग, अच्छे बुरे योग बनते हैं। बट सबसे बड़ा कैच होता है, कई बार राजयोग या अच्छे योग होने के बावजूद वैसे रिजल्ट हमें नहीं मिलते, या जातक को वैसे रिजल्ट अनुभूत नहीं होते। देर आर टू बिगर रीजंस। एक, हो सकता है उस योग को, कोई अच्छे योग को कोई कैंसिल करने वाला प्लानेट हो। दूसरा, उस योग का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते। जब मैं कहता हूं हम लोग नहीं कर पाते, दैट मीन्स अगर मेरी कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में राजयोग है और उसको स्ट्रेट अवे ऐसा बता दे आपकी कुंडली में तो राजयोग है, तो वो जातक जो एफर्ट करने का जो होता है वो छोड़ देता है। वो सोचता है कि मेरे कुंडली में तो ये राजयोग है, मुझे एफर्ट करने की क्या जरूरत है। तो दिस इज रॉन्ग वे ऑफ टेलिंग राजयोग। और साथ ही साथ दिस इज रॉन्ग वे ऑफ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि राजयोग है तो सब सही होगा। राजयोग है तो मुझे उसके लिए काम करना है। जैसे किसी कुंडली में हम बोलते हैं कि ये लव मैरिज करेगा, तो लव मैरिज करने के लिए वो उम्र होनी चाहिए। लव मैरिज तो बच्चे की कुंडली में जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से दिख रहा है, तो क्या दूसरे दिन थोड़ी ना लव मैरिज करेगा। जब वो उम्र आएगी, जब वो दशांतर दशा आएगी, और जब वो उस रिलेटेड चीजों से प्रयास करेगा या किसी के संपर्क में आएगा, या हम बोलते हैं ये लड़का या ये बच्चा, ये लड़की डॉक्टर बनेगी, तो जब वो उम्र आएगी, जब वो उसका एजुकेशन के लिए प्रयास करेंगे, तब वो डॉक्टर के योग तो बने हैं, वो योग फलीभूत तब होंगे जब उनके परिश्रम से आगे काम करेंगे तब। तो बेसिकली ये मेन दो चीजें हैं जिसके कारण राजयोग होने के कारण भी किसी जातक की या हमारी कुंडली में अगर कोई ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स का बनता है और उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसका बेसिक ये दो कारण हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस और उस चीज के लिए बिल्कुल काम ना करना। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं हमेशा मेरे क्लास में या फिर मेरे प्रैक्टिस में इस चीज का ध्यान रखता हूं, जब किसी की कुंडली में अच्छा योग दिख जाए तो उनको समझाओ इस योग के लिए काम करना है। और बाय एनी चांस कोई खराब चीज दिखती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठी उम्मीद दो, बट कोई खराब चीज दिखती है, तो उनको, उस जातक को वो खराब चीज के बारे में अवेयर करा के, उस खराब चीज जो भी योग या जिस भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उसको अवेयर करा के उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में ज्यादा दिखाओ। अदरवाइज होगा क्या, अगर योग अच्छा है तो जातक जो एफर्ट करने वाला है वो नहीं करेगा। वो या क्यों एफर्ट करूं, मेरे में तो कुंडली में बाय डिफॉल्ट डेस्टिनी में लिखा है। वाइस वर्सा सिचुएशन है, अगर आप बोलते हो आपकी कुंडली में कुछ नहीं हो सकता, तो जो जातक अंदर से एफर्ट करना भी चाहता है वो भी नहीं करेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योतिष बन रहे हैं। और हम ज्योतिष में क्या कर सकते हैं, हम लाइट, ईश्वर की ज्योति दिखा सकते हैं। हम किसी की डेस्टिनी चेंज नहीं करेंगे। तो वे एज एज एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, हमें जब राजयोग या फिर कोई सेंसिटिव दोष की जब हम रीडिंग्स या अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो थोड़ा सा हमें हमारे क्लाइंट्स को या फिर हमारी कुंडली में भी हमें उसको सोच समझ के एनालाइज करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट।
जी निधि जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको यूट्यूब पे, ये लाइव है यूट्यूब पे, आप द डिवाइन ग्रेस चैनल पे आप जाकर ये रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते हैं। जस्ट गिव मी वन से, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सभी को स्क्रीन दिख रही है? राजयोग राजयोग, अब यहाँ पे लिखा है राजयोग जब बन जाता है तो सफलता का पाठ खुद खुल जाता है। यानी कि राजयोग, अगर मुझे कुछ पॉजिटिव मेरी कुंडली में दिखता है तो डेफिनेटली उस पॉजिटिव के लिए मैं काम करने के आगे बढ़ूंगा, तो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा। अगर मेरी कुंडली में कुछ नेगेटिव दिखता है तो उस नेगेटिव को मिटिगेट करने को, उस नेगेटिव को मिटाने के लिए मैं काम करूंगा। तो मेरी कुंडली में जो नेगेटिव दोष बन रहे हैं या फिर असफलता मुझे मिल रही है, उस असफलता को मैं झेल सकूं और उस असफलता को कन्वर्ट कर सकूं सफलता में। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या है, कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट, हमारे अपने कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। अब राजयोग है तो हमें पता है राजयोग या कोई अच्छा योग है, यस अच्छा चांस मिल रहा है, डेस्टिनी ने चांस अपने आप दिया है, भगवान ने चांस दिया है, तो उसको ग्रैब करो। और बाय एनी चांस वो चांस नहीं दिख रहा हॉरोस्कोप में, तो वो चांस को लेकर आओ। दैट इज होल एंड होल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो पहले तो राजयोग को कुछ समझेंगे, राजयोग है क्या, और फिर कुछ देखो, राजयोग के लिए बहुत सारे असंख्य कॉम्बिनेशन है, राजयोग, नीचभंग राजयोग, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आज के सेशन में हम समझेंगे। तो पहले तो राजयोग को समझ लेते हैं। राजयोग एक ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको राज यानी कि पहले जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, और उनके जो गुरु हुआ करते थे, उनके जो एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, वो उनकी दशा अंतर्दशा या वो उनके बर्थ डिटेल्स चेक करके उनके कैलकुलेशन के अनुसार राजा को बताते थे कि यस आप शासक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बट आज के डेट में राजयोग यानी कि राजा के समान जीना, राजा के समान सक्सेसफुल होना। आज मेरी कुंडली में अगर राजयोग है, अगर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एरिया में जाके एकदम महाराजा जैसा सिंहासन पे जाके बैठ जाऊं, बट हो सकता है मैं अपने एरिया में या फिर अपने सोसाइटी में या फिर अपने समाज में एक लीडर की तरह उभर के आ जाऊं, लोग मुझे जानने लगे, मानने लगे, जानते तो है लेकिन मानने लगे, सम्मान देने लगे। तो ये एक प्रकार का राजयोग है। तो राजयोग का एक सिग्निफिकेंट कॉम्बिनेशन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिसके थ्रू जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, अच्छा भविष्य, साथ ही साथ राजा के जैसा शासन करने वाला या राजा के जैसा सम्मान पाने वाला व्यक्ति हो सकता है, जो हम कुंडली के थ्रू, हॉरोस्कोप के थ्रू हम जान सकते हैं। सिंपल मीनिंग ऑफ राजयोग, अगर हम संस्कृत के इस शब्द को जोड़ें, राज यानी कि किंग और योग यानी कि वैसे कॉम्बिनेशन मेरे हॉरोस्कोप में बनते हैं। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिंपल है, कुछ कॉम्बिनेशन प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन जाए, प्लानिटरी फॉर्मेशन बन जाए, तो राजयोग या रॉयल कनेक्शन बन सकता है। या तो मैं बहुत अच्छे फैमिली में जन्मूं जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, रिच है, या फिर रिच फैमिली में ना भी जन्मूं बट मेरे अपने एफर्ट्स के द्वारा मैं बहुत हाइट्स पे, सक्सेस पे पहुंच सकूं। दूसरा, प्लानिटरी फॉर्मेशन तो हमने बोल दिया, बट प्लानिटरी फॉर्मेशन कहां पर, कुछ ग्रहों की ऐसी रचना केंद्र और त्रिकोण भाव में, केंद्र यानी कि 1 4 7 10 भाव में हॉरोस्कोप के बैठ जाए, और त्रिकोण यानी कि 1 5 9, वहां पर ऐसे कोई प्लैनेट्स बैठ जाए जिसके कारण ये राजयोग दिखता है। मैं ये नहीं बोलूंगा जिसके कारण राजयोग फलीभूत होता है, फलीभूत मैंने स्ट्रेट में बोल दिया, हमारे कर्म उस योग के लिए, उस योग को अचीव करने के लिए हमें काम तो करना ही होगा। राजयोग फॉर्म होने से मैं किसी प्रदेश का राजा नहीं बनूंगा, लेकिन राजयोग फॉर्म होने के साथ साथ मेरे अंदर या फिर मेरा नाम, मेरे पूरे खानदान का नाम, मेरी लेगेसी, मेरे पूर्वजों की लेगेसी, जिसको मैं कंटिन्यू कर पाऊं, जो मेरे करंट लाइफ में और मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे अपने काम से जाने, मेरे नाम से लोग जाने, ये भी एक प्रकार का राजयोग है। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम सर्टन प्लानिटरी कंडीशन, चंद्र का भी कुंडली में अच्छा होना, चंद्र का भी पोजीशन हॉरोस्कोप में अच्छा होना,
ये भी बहुत जरूरी है, बिकॉज चंद्रमा मन का कारक है। तो मैं जो भी सिचुएशन, अच्छी बुरी सिचुएशन को कैसे मैं एडेप्ट करूंगा, ये मेरी हॉरोस्कोप में चंद्रमा दिखाता है। तो राजयोग अगर कोई दूसरे प्लानेट से भी बनता है तो भी एक बार चंद्रमा को भी देखना चाहिए। चंद्र अगर नीच का है तो हो सकता है राजयोग उतना फलीभूत ना हो। चंद्र अगर अच्छे पोजीशन में ना हो तो आई एम नॉट रेडी टू ग्रैब दैट एनी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ जाए, मैं उसको ग्रैब नहीं कर पाऊं। और ये राजयोग बहुत सारी कुंडली में बनते हैं, बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ऐसा जातक अपना बिहेवियर कैसा रखता है, ऐसा जातक दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ऐसा जातक अपने दिए गए रिसोर्सेस में कैसे यूटिलाइज करता है, ऐसा जातक अपनी खुद की ख्याति, अपनी खुद का पैसा, अपना खुद का आचरण और अपना खुद का लाइफ कैसे घड़ता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। राजयोग का इफेक्ट अगर हम देखें तो जातक डेफिनेटली सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है। बट राजयोग जब आता है जीवन में, या राजयोग जब फलीभूत होता है, तो जातक, जरूरी नहीं कि हमेशा मनी मैटर्स के हिसाब से देखें। राजयोग पावरफुल पोजीशन लेके आता है, ऑथोरिटी लेके आता है। अगर मैं किसी कंपनी में बड़ा मैनेजर हूँ, सीईओ हूँ, तो डेट इज अ राजयोग। उसी कंपनी में, 1 सेकेंड ना, सॉरी। तो अगर मैं किसी कंपनी में सीईओ हूँ तो मेरा राजयोग है। अगर उसी कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, बट मैं किसी का टीम को लीड कर रहा हूँ, अच्छे लेवल पे हूँ, मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ, जनरल मैनेजर हूँ, तो भी एक प्रकार का राजयोग है। राज्यों का इफेक्ट हमें हमारी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी पे तो दिखता ही है। साथ ही साथ जिस ध्येय या जिस गोल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे लाइफ में कुछ पाना है, तो लाइफ को पाने के लिए, वो लाइफ में कुछ चीज को पाने के लिए अगर मैं वो पा लेता हूँ, वो पाके मुझे सक्सेस मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ राजयोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग में से बहुत लोग अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, या आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब आज के दुनिया में अच्छे से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना, अच्छे क्लाइंट मिले, क्लाइंट में हमारा नाम अच्छा हो, उसके द्वारा हम अच्छा पैसा भी कमाए। तो अगर ये हम पाते हैं तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ अवर राजयोग। पैसा है लेकिन फैमिली लाइफ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो राजयोग किस काम का? तो राजयोग हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स, हमारे फैमिली मेंबर्स के थ्रू भी हमें देखने मिल सकता है। अगर मेरे कुंडली में राजयोग है और वो फलीभूत भी हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है फैमिली को देखने के लिए, तो वो राजयोग किस काम का? ऑफ कोर्स हम लोग बातें करते हैं, जो लोग कॉर्पोरेट्स में, हम लोग बातें करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। फ्रेंकली, क्या हम वर्क लाइफ बैलेंस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कितना भी आप ट्राई करो, नहीं कर पाते। अनिल राजपूत जी हमारे एचआर में है, वो ज्यादा इसमें इस चीज को बात कर सकते हैं। इज एचआर पर्सन, उनको पता है वर्क लाइफ बैलेंस बोलने के लिए थेरेटिकल बहुत अच्छा है। फैमिली मेंटेन करो, फैमिली रिलेशनशिप मेंटेन करो, ऑफिस के रिलेशनशिप मेंटेन करो, बट ऑन पेपर अच्छा है, लेकिन रियलिटी में नहीं जाता सही। तो अगर मैं रिलेशनशिप को भी अच्छा मैनेज कर लेता हूँ, तो भी एक प्रकार का मेरे हॉरोस्कोप में वो राजयोग ही कहलाएगा। मैं मेरे परिवार को, राजा क्या है, प्रजा को पालता है, तो मैं मेरे परिवार को पाल लेता हूँ, मेरे परिवार की भरण पोषण, इट इज नॉट ओनली, अगेन आई एम सेइंग, बाय फाइनेंशियल मीन्स, बट अगर मैं मेरे परिवार को हर तरीके से सुख, शांति, समृद्धि दे रहा हूँ, तो भी मेरे कुंडली का वो राजयोग है। साथ ही साथ जब भी राजयोग किसी के हॉरोस्कोप में देखने मिलता है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव कैरेक्टर यूजुअली भगवान ने हमें दिया है। तो वो राजयोग को पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट करना, ये हमारा काम है। जैसे जैसे व्यक्ति सक्सेस के लेडर पे चढ़ता है, वैसे ही उतना डाउन टू अर्थ होना चाहिए,
वैसे ही उतना हम्बल होना चाहिए, वैसे ही उतना काइंड नेचर का होना चाहिए। अदरवाइज वो राजयोग किस काम का। मैंने पावर पोजीशन ले लिया, वेल्थ प्रोस्पेरिटी ले ली, मेरे गोल को अचीव कर लिया, वर्क लाइफ बैलेंस बना लिया, लेकिन मेरा कैरेक्टर के बारे में लोगों का जजमेंट सही नहीं है, मेरा परसेप्शन आउटर वर्ल्ड में सही नहीं है, तो वो राजयोग का क्या मेरे लिए उपयोग। जैसे मैंने बोला, राजयोग वो भी एक प्रकार का योग है जो इस लाइफ में और मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। तो राजयोग का क्या मतलब। हम लोग बहुत सारे जो लोग जॉब करते हैं वहां पर हम लोग बोलते हैं ये बॉस तो बन गया लेकिन अच्छा बॉस नहीं है। तो वैसा अगर हमारे लिए कोई बोले तो क्या सही बात होगा। तो राजयोग अगर हमें देखने मिलता भी है हमारे हॉरोस्कोप में, तो वन शुड ऑलवेज डेवलप पॉजिटिव कैरेक्टर। आप जितना ऊपर जाओ उतना हम्बल होना चाहिए, आप जितना सक्सेस को पाओ उतना डाउन टू अर्थ होना चाहिए, वरना वो सक्सेस कुछ काम का नहीं है, वरना वो फैमिली रिलेशनशिप्स कोई काम का नहीं है। मैं लाखों कमाऊं लेकिन मेरे माता पिता को अगर मैं ना देखूं, मेरे परिवार को ना देखूं, तो वो लाख मेरे लिए राख रहेंगे। तो राजयोग किस काम का। ठीक है। कुछ चीज राजयोग के बारे में और जानते हैं, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। जातक, अब राजयोग तो है लेकिन मेन तो क्या है, जातक ऑनेस्ट होना चाहिए अपने कर्मास में, अपने एक्शंस में जातक सही होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 24 घंटा पूजा पाठ करो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी वाणी हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए। हो सकता है किसी सिचुएशन में किसी जातक को एट गिवन सम टाइम या गिवन डे गिवन सिचुएशन, हो सकता है जातक अभद्र बोल दे, कई बार अच्छे से अच्छा जातक अभद्र बोल सकता है, बट वो कुछ रीजन होगा। बट बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जातक हॉनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, जितना हो सके उतना जातक हम्बल होना चाहिए। प्लस राजयोग के साथ साथ जातक को अपनी ग्रोथ के बारे में कभी भी अटकना नहीं चाहिए, स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं ग्रोथ के बारे में सोचो। इट्स नॉट, अगेन आई एम टेलिंग, नॉट अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक सकती है, नॉलेज का ग्रोथ कभी नहीं रुकेगा, मरते दम तक नहीं रुकेगा। ग्रोथ एंड लर्निंग जितना हो सके अपने लाइफ में रखो। राजयोग को फलीभूत करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, राजयोग का जो सक्सेस दिखा रहा है उसको पाने के लिए हमें हमेशा हमारे में सेल्फ इंप्रूवमेंट लाना होगा। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे होगा, हार्ड वर्क से होगा, दूसरों की रिस्पेक्ट से होगा। कोई हमें अच्छे लगे या ना लगे, हमें रिस्पेक्ट देना होगा। प्लस हमारे प्लानेट पोजीशन है, प्लानेटरी पोजीशन है, कुछ प्लानेटरी पोजीशन हो सकते हैं, कुछ दशा अंतरदशा ऐसी हो सकती है जो मेरे राजयोग को भंग कर दे। तो क्या हम उस प्लैनेट्स की रेमेडी करके हम वो राजयोग को फलीभूत करें। अगर कोई प्लैनेट रोक रहा है, मुझे पता चल रहा है मेरी कुंडली में ये प्लैनेट मुझे रोक रहा है, सिंपल उस प्लैनेट की रेमेडी करो ताकि वो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को अच्छे रिजल्ट देने से ना रोके। और कई बार राजयोग होने के बाद भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिलते हैं, तो हो सकता है हमारी कुंडली में वैसे नेगेटिव दोष भी बन रहे हो। ये बेसिक चीज अगर आप ध्यान में रख लो तो राजयोग को आप डेफिनेटली बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रास को आज हम समझेंगे, राजयोग के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रास है, कुछ कुंडली के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। पहले तो राजयोग का सबसे पहला फंडा जो है, पहला सूत्र जो है कि राजयोग फॉर्म थ्रू हाउस लॉर्ड्स। कौन से, केंद्र और त्रिकोण के ग्रह आपस में कुछ कनेक्शन बना ले केंद्र और त्रिकोण में ही, तो राजयोग बनता है। जैसे 1 4 7 10 हाउसेस केंद्र के हाउसेस, त्रिकोण के हाउसेस यानी कि 5 9 पंचम भाव और नवम भाव। पहला भाव क्या है, ये 1 4 7 10 क्यों। पहला भाव क्या है, मैं खुद, जातक खुद। चौथा भाव मेरा सुख, मेरा आनंद, हैप्पीनेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस। कितना घर से दूर जाके कितना सुख रहूंगा, घर से कितना करीब रहूंगा, फैमिली में कितना करीब रहूंगा, 4th हाउस दिखाता है। 7th हाउस इज माई ओपन एनिमी, मैं हूं तो एग्जैक्ट सामने वाला। मैरिज, पति पत्नी, पत्नी पति, हस्बैंड वाइफ, वाइफ
पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स। 10th हाउस कर्मा। जब हम बोलते हैं 6th हाउस 7th हाउस सोर्स ऑफ इनकम भी बताता है, 10th हाउस क्वालिटी ऑफ इनकम बताता है। छठे भाव से सोर्स पता चल जाएगा, लेकिन उसका क्वालिटी कैसा है वो 10वें भाव से, सप्तम सप्तम भाव से बिजनेस का सोर्स पता चल जाएगा, लेकिन क्वालिटी दसम दसम भाव बताएगा। तो दसम भाव मेरा कर्मा का भाव है। और 5th हाउस एंड 9th हाउस, 5th हाउस क्या है? पहले तो प्राथमिक 5th हाउस का सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बुद्धि, मेरी सूक्ष्म बुद्धि जो है वो 5th हाउस है। पिछले जन्म का पुण्य, पाप पुण्य का लेखा जोखा 5th हाउस है। 5th हाउस इज हाउस ऑफ माई एंटरटेनमेंट ऑल्सो। 5th हाउस इज हाउस ऑफ माई लव अफेयर्स ऑल्सो। और बाद में 9th हाउस, 9th हाउस मेरा भाग्य है, मेरा पिता भी है, मेरा धर्म है। अब 9th हाउस और 10th हाउस में क्वेश्चन आता है कि 9th हाउस से भी पिता देखते हैं, 10th हाउस से भी पिता देखते हैं। 9th हाउस से पिता इसलिए देखते हैं कि 9th हाउस से हमें धर्म मिलता है और पिता से हमें धर्म मिलता है। 10th हाउस से फादर इसलिए देखते हैं कि वो 7th हाउस इज फ्रॉम 4th हाउस। अगर 4th हाउस माता है तो 10th हाउस उससे सातवां भाव, दसम भाव पिता है। बट नवम भाव से भी पिता देखा जाता है कि वहां से हमें धर्म मिलता है, और वहां वही नवम भाव मेरा भाग्य का भाव है। और इन सारों का, इन सारे भावों के मालिकों का या इनमें बैठे ग्रहों का समन्वय कर दे, इनमें म्यूचुअल एग्रीमेंट अलाइनमेंट हो जाए, फेवरेबल अलाइनमेंट हो जाए, तो हो सकता है मेरे कुंडली में राजयोग फलीभूत हो जाए या राजयोग फॉर्म हो जाए। अगर किसी भी कुंडली में 5 से 6 ग्रह एग्जॉल्टेड हो जाए, यानी कि उच्चतम हो जाए, उच्च के हो जाए, या अपनी 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 मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, तो भी ऐसा जातक राजयोग पाता है। या किसी कुंडली में 3 से 4 ग्रह उच्च के हो जाए या मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, तो भी ऐसा जातक लीडरशिप रूल्स या फिर लीडर के तौर पे उभर के आता है। ऐसा जातक बड़ा मिनिस्टर भी बन सकता है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर मैंने, क्योंकि पिछले स्लाइड में जो मैंने बोला था कि 3 से 4 ग्रह या 5 से 6 ग्रह, या आने वाली स्लाइड में मैं बोलूंगा अगर कोई प्लानेट अपने उच्चतम राशि या मूल त्रिकोण राशि में है, तो उसके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है। सूर्य का एक्सॉल्टेड पॉइंट मेष राशि में है, डेबिलेटेड पॉइंट तुला राशि में है, यानी कि वहां पे तुला राशि में नीच के है, और सूर्यदेव की उच्चतम राशि मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि है। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ राशि, नीच राशि वृश्चिक राशि, और मूल त्रिकोण साइन कैंसर साइन, कर्क राशि। मंगल महाराज मकर राशि में उच्च के हैं, कर्क राशि में नीच के हैं, और मेष में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। बुध महाराज कन्या राशि में उच्च के हैं और मीन राशि में नीच के हैं, कन्या राशि उनकी मूल त्रिकोण साइन भी है। गुरुदेव बृहस्पति महाराज कर्क राशि में उच्च के हैं, मकर राशि में नीच के हैं, और उनकी धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के हैं, कन्या राशि में नीच के हैं, और तुला राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि महाराज तुला राशि में उच्च के हैं, मेष राशि में नीच के हैं, और शनि महाराज की मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि है। इतना याद रखना फिलहाल तो। अब कुछ कॉम्बिनेशन को देखते हैं कुंडली के माध्यम से कि राजयोग कैसे फॉर्म होते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं यहाँ। तो पहला सूत्र और पहला एग्जांपल इस तरह से है, अगर मेष लग्न की कुंडली है और वहां पर सूर्यदेव, फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, कुंडली पे बाद में हम लोग कुंडली पे भी देखेंगे। अगर मेष लग्न की यानी कि एरिस एसेंडेंट की कुंडली है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में, जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर की राशि है, और वहीं पे फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव है। मून यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, बस ऐसे ही। मंगल इसी कुंडली में 10वें भाव में है, शनि इस कुंडली में 11वें भाव में है, और गुरु इस कुंडली में 9वें भाव में है, तो भी इस कुंडली का सर्वोपरि राजयोग फॉर्म होता है। सूर्य यहाँ पे उच्च के हो गए केंद्र में, मंगल यहाँ पे उच्च के हो गए केंद्र में, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है लाभ भाव में, और गुरु भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है भाग्य भाव में।
तो अगर ऐसी कुंडली में, मेष लगने की कुंडली में सूर्य पहले भाव में, गुरु नवम भाव में, मंगल दसम भाव में और शनि 11वें भाव में है, ये सभी का होना या इनमें से किसी चाहे 3 ग्रह का भी होना राजयोग फॉर्म करता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। शुक्र महाराज अपनी खुद की राशि में 4th हाउस में है, किसी भी कुंडली में, कोई भी कुंडली के प्रकार में अगर 4th हाउस में शुक्र की राशि आती है, शुक्र की राशि 4th हाउस में, यानी कि या तो टॉरस वृषभ राशि आ जाए या तुला राशि आ जाए। शुक्र महाराज कुंडली में 4th हाउस में अपनी खुद की राशि में है और इसी कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में है और बाकी सारे प्लानेट पहले भाव में, तीसरे भाव में, 11वें भाव में है, तो भी राजयोग फॉर्म होगा। यहाँ पे उतना राहु केतु को कंसिडर नहीं करना फॉर फॉर्मिंग ऑफ राजयोग। तो यहाँ पे जो मैंने बोला, शुक्र महाराज 4th हाउस, 1 2 3 4, 4th हाउस वृषभ राशि में है यानी खुद की राशि में है, चंद्रमा नवम भाव में, दुश्मन की राशि में, फिर भी नवम भाव में है, और बाकी सारे प्लानेट 1st हाउस में, 3rd हाउस में और 11th हाउस में अगर है, तो भी राजयोग फॉर्म होता है। सिंपल रीजन है, शुक्र खुद की राशि में, केंद्र में देखो कितना बल दिख रहा है, केंद्र शुक्र खुद की राशि में, यहां से सारा सुख मिलता है जातक को। 4th हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जब शुक्र खुद की राशि में है, बैठा है, लग्ने शनि है, तो हम ये बोल सकते हैं ऐसा जातक के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो सकती है, और प्रॉपर्टी का होना भी क्या है, राजयोग। एक नहीं 2 प्रॉपर्टी हो सकते हैं, और चलो एक भी प्रॉपर्टी है तो ये लेविश प्रॉपर्टी होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरियस का कारक है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी अगर हम देखें तो ये चौथा भाव चंद्रमा का भाव है, चंद्रमा भाग्य में बैठा हुआ है गुरु की राशि में, अगर गुरु की काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें, देन ऑल्सो इट क्रिएट्स राजयोग। काल पुरुष की कुंडली भी देखना जरूरी है। और एक सूत्र देखते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक्सॉल्टेड प्लैनेट 1st हाउस में बैठ गया है, यहाँ पे एग्जांपल कुछ और लिया है मैंने मर्क्यूरी का, अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट यानी कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट 1st हाउस में बैठ जाए और इसी कुंडली में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट 4th हाउस में हो और बाकी सारे प्लैनेट 2nd 3rd 6th 9th 10th 11th में आ जाए, तो भी राजयोग बनता है। ऐसा जातक जो राजयोग बनता है, ऐसा जातक किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कुंडली में बुध महाराज उच्च के हैं, स्ट्रांग हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 4th हाउस भी स्ट्रांग हो जाए, गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और बाकी सारे प्लैनेट 2nd हाउस, भले सूर्य नीच के हैं लेकिन 2nd हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस में यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं, 9th हाउस 11th हाउस में अगर है, तो भी राजयोग फॉर्म करता है। और एक एग्जांपल, और एक सूत्र, चंद्रमा उच्च का होकर एक्सॉल्टेड मून इन टॉरस, यानी कि ऑफकोर्स चंद्रमा टॉरस में एक्सॉल्टेड है, और जुपिटर 2nd हाउस में है, शनि 6th हाउस में है, और बाकी सारे ग्रह 11 भाव में बैठ जाते हैं, तो ये पावरफुल राजयोग बनता है। फिर से ध्यान से देखो, चंद्रमा उच्च का टॉरस में, जुपिटर 2nd हाउस में, सैटर्न 6th हाउस में, और बाकी सारे पावरफुल योग सूर्य मंगल बुध शुक्र, तो सूर्य और बुध से बुधादित्य योग बनता है। कुछ केसेस में कुछ स्कूल ऑफ थॉट विनस मर्क्यूरी को भी लक्ष्मी योग मानते हैं, तो ये कुंडली भी पावरफुल योग देती है। अपार्ट फ्रॉम ये सेंट्रल हाउसेस के अलावा भी एक और सूत्र है जो नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है, वो ये है, अगर 2 से ज्यादा प्लैनेट को अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाए हॉरोस्कोप में,
मूल त्रिकोण राशि में नहीं है, उच्चतम राशि में भी नहीं है। लेकिन अगर अनिल जी मूल त्रिकोण राशि यानी कि उनकी खुद की राशि में ये ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, या फिर किसी मित्र की राशि में ये ज्यादा स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं। एक और सूत्र है, दो से ज्यादा प्लानेट, दो या दो से ज्यादा प्लानेट को अगर किसी भी कुंडली में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाए, यानी कि अपनी अपनी दिशा के हिसाब से स्ट्रेंथ मिल जाए, वहां पे उनका पोजीशन हो, तो ऐसी कुंडली में राजयोग बनता है। और ऐसा राजयोग जातक अगेन किसी भी फील्ड में हो वहां पे सक्सेस प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे जो सेकंड कुंडली है, वहां पे अगर आप देखो सन की दिशा क्या है, ईस्ट, तो फर्स्ट हाउस की दिशा ईस्ट होती है। तो यहाँ पे सूर्य है, अगर ये ईस्ट में बोल रहा हूं तो ये ऑफकोर्स ये वेस्ट होना चाहिए, ये नॉर्थ होना चाहिए और ये साउथ होना चाहिए। दूसरा प्लैनेट यहाँ पर नॉर्थ में कोई नहीं है, वेस्ट में कोई नहीं है, साउथ में मंगल है, मंगल की खुद की दिशा साउथ की है। तो या तो दो प्लैनेट या दो से अधिक प्लैनेट को अपनी दिशा वाली स्ट्रेंथ मिल जाए हॉरोस्कोप में, बाद में किसी भी साइन में हो, अपनी डेबिलेटेड साइन में भी हो, तो भी एक प्रकार का राजयोग बनेगा। और ऐसा राजयोग जब बनता है तो जातक किसी भी फील्ड में अच्छा सक्सेस हो सकता है। सचिन जी, यहाँ पे हम लोग ईस्ट को भी पकड़ रहे हैं। सूर्य का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे है, नो डाउट, ये ईस्ट डायरेक्शन है सर कुंडली के हिसाब से। यदि चार प्लैनेट 12 भाव में 12th हाउस में बैठ जाए मेष राशि में, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन डिग्रीज देखना पड़ेगा पूजा जी वहां पर। जो आप बोल रहे हो ना यहाँ पे 10th हाउस में सूर्य ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है, लेकिन ये क्या है, जब ये राइजिंग इन दी ईस्ट, राइजिंग साइन है यहाँ पर, कौन सा लग्न आता है जब ये राइज पे रहता है, सूर्य यहाँ पे आते आते सबसे तेज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सूर्य जब होगा तो दिन के 10 से 2 से 4 वाला एकदम जबरदस्त पीरियड होगा ये। ठीक है, और एक सूत्र देखते हैं, जब तीन से ज्यादा ग्रह अपनी उच्च की राशि में हो और ये केंद्र में पोजीशन हो जाए, तीन या तीन से ज्यादा ग्रह अपने उच्च की राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो या खुद की राशि में हो और ये केंद्र में बैठ जाए, तो राजयोग बनता है। ऐसा राजयोग जब बनता है तो ऐसा जातक या तो रॉयल फैमिली में बर्थ लेता है, या अगर उसने रॉयल फैमिली में बर्थ नहीं भी लिया है तो भी ऐसा जातक राजा तुल्य सक्सेस पाता है अपनी लाइफ में। थोड़ा सा होल्ड कर लो सीमा जी, और डाउट्स में लास्ट में लेता हूँ, पहले कंटेंट ले लेता हूँ। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो शनि शनि महाराज तुला राशि में उच्च के हैं, केंद्र में पहले भाव में, मंगल उच्च का, सूर्य उच्च का, केंद्र में दो से ज्यादा ग्रह, सबसे पावरफुल राजयोग बनता है। ऐसा अगर राजयोग केंद्र में अगर बनता है, केंद्र में दो या दो से अधिक ग्रह अगर बाय एनी चांस खुद की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या फिर उच्च के भी बन जाए, तो ऐसा जातक या तो रॉयल फैमिली में बर्थ लेता है, या फिर वो साधारण परिवार में भी अगर जन्म लेता है तो भी अपने कर्म के द्वारा हाइट्स ऑफ सक्सेस लेके जाता है। और वो अकेला नहीं, परिवार को भी पूरा ऊपर लेके जाता है। परिवार का भाव, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का भाव देखो अगर मंगल वहां पर आ गया तो। और एक सूत्र देखते हैं, अगर मंगल अपनी उच्चतम राशि में कुंडली में कहीं पे भी बैठ जाए और इस मंगल को सूर्य, चंद्र, गुरु ये तीनों देखें, तो ऐसा जातक राजयोग यानी कि वो फैमिली वाला जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, वैसा राजयोग पाता है। ऐसे जातक के लाइफ में हर प्रकार की खुशियां आती है, ऐसा जातक हर प्रकार के कंफर्ट्स को एंजॉय करता है और ऐसा जातक अपनी लाइफ पीसफुल गुजारता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4th हाउस 10th हाउस दिया है, तो यहाँ पे 10th हाउस में, जरूरी नहीं कि 10th हाउस में ही हो, मार्स कहीं पे भी अगर कैप्रिकॉर्न का हो जाए, एक्सॉल्टेड हो जाए, और प्लस उसको या तो सूर्य सूर्य भी देखे, चंद्र भी देखे, गुरु भी देखे। अब मान के चलो यहाँ पे अगर जुपिटर यहाँ पे होते, तो जुपिटर की दृष्टि यहाँ से भी पड़ती तो भी चलता। तो ऐसे जातक के केस में राजयोग फॉर्म होता है, और ये राजयोग जातक को हर वो प्रकार की खुशियां, सफलता, कंफर्ट, पीस देता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे पीस है। इसलिए हमें खुशियां मिलती है लेकिन मेंटल पीस नहीं होता। दर्द में तो वैसे भी पीस नहीं रहता, बट फिर भी जब हम कोई सक्सेस पा लेते हैं फिर भी एक मेंटल पीस नहीं रहता। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो फर्स्ट सूत्र में यहाँ पर जो मैं बोला, मंगल उच्च का कुंडली में कहीं पे भी, और इनको गुरु देखे, चंद्र देखे, तो राजयोग फॉर्म होता है। बट एक और तरीका है, अगर कुंडली में दसम भाव में मंगल उच्च का हो जाए, अगर कुंडली में सिर्फ दसम भाव में मंगल उच्च का हो जाए, तो भी मेरे प्रकार से या मेरे स्टडी से अगर देखें तो ये राजयोग देता है। ऐसा जातक काफी इंटेलिजेंट होता है, ऐसा जातक मल्टीपल प्रॉपर्टीज को अक्वायर भी करता है, ऐसा जातक मल्टीपल प्रॉपर्टीज का भोक्ता भी बन सकता है। वेदपाल जी, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे राजयोग को देख रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे प्लानेट बहुत सारा चीज बताएंगे यहाँ पर। और कटारिया जी, अमावस्या योग हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग फिलहाल राजयोग के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, राजयोग फलीभूत नहीं होता, देयर कुड बी सम अदर योग ऑल्सो जिसके कारण नहीं होता। तो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस फॉर सम टाइम, वरना तो सभी के कुंडली में राजयोग होता, हम सभी राज करते। नेक्स्ट, अगर सारे प्लैनेट्स केंद्र में आ जाए, 1 4 7 10 में आ जाए, तो ऐसा जातक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, या फिर पॉलिटिक्स में अच्छी छाप छोड़े, या फिर ऐसे जातक जिस भी फील्ड में हो वहां पे अच्छा नाम कमाने के बाद अपने मृत्यु के बाद भी अपना नाम रखते हैं। ऐसा जातक मरने के बाद भी फेमस रहता है, जाना जाता है, याद किया जाता है। सारे के सारे प्लैनेट्स जब केंद्र में बन जाएं तब, अपार्ट फ्रॉम राहु केतु, ऑफ कोर्स यहाँ पे राहु केतु लिया है, बट अपार्ट फ्रॉम राहु केतु भी, अगर राहु केतु यहाँ से बाहर आ जाए तो भी हम, बाकी सारे प्लैनेट्स अगर केंद्र में हैं, तो डेफिनेटली ये राजयोग है। और इस प्रकार का राजयोग है, ये जातक या तो पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकता है, जातक हाई प्रोफाइल पोजीशन में हो सकता है, जातक गवर्नमेंट आईएएस ऑफिसर हो सकता है, और ऐसा जातक अपनी ख्याति अपने मृत्यु के बाद भी छोड़ के जाता है। ऐसा जातक को लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं। और एक सूत्र देखते हैं राजयोग के लिए, अगर सारे बेनिफिक प्लैनेट, सोनल जी थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लीज अभी यहाँ पे डिस्कस मत करो, क्योंकि कुंडली तो हर एक की अलग अलग होगी। राजयोग बना, अगर किसी योग के कारण राजयोग कैंसिल होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, वरना होगा यहाँ पे हम सिर्फ हमारी पर्सनल कुंडली तक ही रह जाएंगे। पहले हर एक सूत्र को समझो, एस्ट्रोलॉजी एक आध सूत्र का बात नहीं है सर, ठीक है। और एक एंगल से देखते हैं राजयोग को, अगर बेनिफिक प्लैनेट 1 4 7 में बैठे हैं, बेनिफिक प्लैनेट यानी कि गुरु, शुक्र, बुध, बुध अकेला है, इसलिए मैंने यहाँ पे बुध को इंक्लूड किया, एंड प्लस इसके साथ साथ मंगल, शनि, सॉरी, मंगल सूर्य 6th हाउस में हो जाए, या मंगल या सूर्य 6th हाउस में हो जाए, और शनि 11th हाउस में हो जाए। पहले तो बेनिफिक प्लैनेट 1 4 7 में हो जाए, 10 में नहीं। बाकी या तो मंगल या सूर्य 6th हाउस में हो जाए, एंड शनि 11th हाउस में हो जाए, तो ऐसा जातक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, एजुकेशन फील्ड में अच्छा कर सकता है। साथ ही साथ अगर ये लीडर बनता है
तो ऐसा जातक इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा काम कर सकता है। इवन ऐसा जातक भी आईएएस ऑफिसर बन सकता है। फिर अगर कुंडली में छठे भाव में कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट भी आ जाए तो भी एक प्रकार का शत्रुहंता योग देता है। एक और एक सूत्र है जो बाकी सूत्र से थोड़ा सा अलग है। अगर लग्न भाव से या तो फर्स्ट हाउस से या फिर किसी भी हाउस से कंटिन्यूअसली प्लैनेट्स ऑक्यूपाई करे, या तो लग्न से या फिर किसी भी हाउस से कंटिन्यूअसली प्लैनेट्स ऑक्यूपाई करे, फिर भी एक प्रकार का राजयोग बनता है। कई बार ऐसा राजयोग जातक को डिक्टेटर भी बनाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जो इटालियन रूलर था मुसोलिनी, उसका ये चार्ट है। आप देखो 7th हाउस में शनि, चंद्र, मंगल, हाँ हमारा ये विष योग बना, ठीक है कोई बात नहीं। बट उसके बाद कंटिन्यूस बाकी सारे प्लैनेट्स यहाँ पे आ गए, राहु केतु काउंट में नहीं है। तो भी ऐसा जातक अच्छा शासक, अच्छा रूलर या फिर डोमिनेटिंग पर्सन बन सकता है। ये राज कर सकता है, राजा के जैसा वैभव ऐश्वर्य अनुभव कर सकता है। ठीक है। अगर किसी कुंडली में गुरु और चंद्रमा वृषभ राशि में है, ध्यान से सुनना, अगर किसी कुंडली में गुरु और चंद्रमा वृषभ राशि में है और इन दोनों के ऊपर ना शनि ना मंगल की दृष्टि है, तो भी कुंडली में एक प्रकार का राजयोग बनता है। इसको दूसरे कंसेप्ट में गज केसरी योग भी बोल सकते हैं। इसलिए इनके ऊपर कोई मैलेफिक दृष्टि फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो हॉरोस्कोप यहाँ पे बता रहा हूँ, गुरु चंद्रमा वृषभ राशि में, इनके ऊपर शनि की दृष्टि भी नहीं है और मंगल की दृष्टि भी नहीं है। मंगल की दृष्टि भी नहीं है, शनि की भी दृष्टि भी नहीं है। अगर ऐसी कोई कुंडली है जहां पर गज के ऋषि योग खास करके वृषभ राशि में बन गया, या फिर चंद्रमा और मून से विदाउट एक्सपेक्टिंग बाय सैटर्न एंड मार्स राजयोग बन गया वृषभ राशि में खास करके, तो ऐसा जातक पैसा, रिस्पेक्ट, नेम फेम, और ऐसे जातक के पास एक अट्रैक्टिव कैपेबिलिटीज होती है लोगों को भी और पैसों को भी अपनी तरफ खींचने की। ऐसे जातकों के पास चुंबकीय शक्ति होती है पैसों को अपनी तरफ खींचने की। जुपिटर मून इन टॉरस इज द फोर मोस्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, ये चंद्रमा और गुरु वृषभ राशि में जो बैठे हैं, इसके ऊपर ना शनि की ना मंगल की दृष्टि हो, तो जातक के कुंडली में राजयोग, और कैसा राजयोग, पैसों से परिपूर्ण, नाम, शौहरत, और ऐसे जातक के पास चुंबकीय शक्ति है, अपने बोलने से अपने बिहेवियर से पैसों को अट्रैक्ट करता है, और ऐसा जातक बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा भी करता है, जमा भी करता है। एक और सूत्र के ऊपर देखते हैं। अगर कन्या सॉरी हाँ कन्या लग्न है, अगर कन्या लग्न है और इसी कन्या लग्न में बुध महाराज फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड बैठे हैं, अगर कन्या लग्न है यानी कि आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में 6 नंबर फर्स्ट हाउस में है और वहां पे मर्क्यूरी है, प्लस चंद्रमा धनु राशि में है, और चंद्रमा के साथ गुरु और शुक्र दोनों है, यानी कि चंद्रमा गुरु शुक्र ये दोनों, ये तीनों ही धनु राशि में है, और मंगल मकर राशि में उच्च के शनि के साथ भी है, तो भी ऐसे जातक की कुंडली में पावरफुल राजयोग बनता है। ऐसा जातक हाईली लर्निड, अपनी पढ़ाई से, अपने काबिलियत से राजयोग को फलीभूत करता है। ऐसा जातक के पास पूरी वो पूरी क्षमता है कि वो पूरी हाई बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी ले और उससे भी आगे पढ़ाई करे। ऐसा जातक एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छा बन सकता है। ऐसा जातक अच्छे से अच्छा तर्कशास्त्री यानी कि लॉजिक के साथ बात करने वाला हो सकता है। सिंपल रीजन लॉजिक मैंने यहाँ पे इससे बोला,
पंचम भाव में भले शनि मंगल है, लेकिन जातक की तर्क बुद्धि, सूक्ष्म तर्क बुद्धि काफी अच्छी बनती है। ऑफ कोर्स ऐसे जातक के पास कन्या लग्न है, चंद्रमा गुरु और शुक्र दो तीनों ही धनु की राशि में है, और शनि मंगल मकर राशि में है, डेफिनेटली ऐसा जातक राजयोग इन स्टडीज रहता है। ऐसे जातक के पास स्टडीज में, ऑफकोर्स स्टडीज अच्छा करेगा तो लाइफ भी अच्छी बनेगी, नो डाउट। हायर एजुकेशन होगा तो लाइफ भी अच्छी बनेगी, लेकिन ऐसे जातक के आप बोल सकते हो इनकी स्टडीज में राजयोग है। ऐसे जातक हो जितना हो सके तो प्रोफेशन भी वैसा ही स्टडीज वाला या एजुकेशन प्रोफेशन में भी अच्छा, या हायर किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर या किसी इंस्टीट्यूट में डीन बन जाए, प्रिंसिपल बन जाए, या फेमस प्रोफेसर बन सकता है। ऐसा जातक अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। एक एक्सेप्शनल राजयोग है, नीच भंग राजयोग नहीं है या भंग राजयोग नहीं है, एक एक्सेप्शनल राजयोग है। कैप्रिकॉन एसेंडेंट है, यानी कि मकर लग्न है, और शनि फर्स्ट हाउस में है, यानी कि खुद की राशि में है। चंद्रमा तीसरे भाव में है, यानी कि चंद्रमा मीन राशि में है। मंगल देव मिथुन राशि में है, यानी कि छठे भाव में है। सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि खुद की राशि में अष्टम भाव में है। बुध नवम भाव में उच्च के, यानी कि कन्या राशि में है, और गुरु 12वें भाव में है, लेकिन वहां पे राशि धनु है। तो भी ऐसा जातक राजयोग पाता है, और ऐसा जातक इंद्र समान राजयोग पाता है। बस ऐसे जातक को एक टेंशन रहता है कि कभी भी मेरी कुर्सी जा सकती है, कभी भी मेरी पोजीशन जा सकती है। ऐसा जातक पावर पोजीशन अटेन करता है, उसको मेंटेन भी करता है, बट एक फियर के साथ रहता है कि मेरी कुर्सी या मेरा पावर पोजीशन जा सकता है। बाकी ऐसा जातक इंद्र समान राजा बन सकता है, इंद्र के जैसा वैभवशाली बन सकता है। शनि का लग्न में मकर राशि में होना, चंद्रमा का मीन राशि में होना, मंगल का मिथुन राशि में होना, सूर्य का सिंह राशि में होना, बुध का इसी कुंडली में कन्या राशि में होना, और गुरु महाराज का, बृहस्पति महाराज का धनु राशि में होना, तो ऐसा जातक इंद्र समान राजा या इंद्र समान वैभवशाली बन सकता है। ये एक प्रकार का एक्सेप्शनल राजयोग है। और एक सूत्र, अगर कोई प्लानेट एक्सॉल्टेड है, अगर कोई प्लानेट एक्सॉल्टेड है या फिर अपनी खुद की राशि में है और चंद्रमा को देखता है, तो भी एक प्रकार का राजयोग या सक्सेसफुल राजयोग बनता है। अगर वो जातक के पास कोई रिसोर्स भी नहीं है, तो भी ऐसा जातक सक्सेस की तरफ बहुत अच्छे से जाता है। सेकेंड सूत्र, अगेन जुपिटर और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा त्रिकोण में है, दोनों में से कोई एक एक्सॉल्टेड है या अपनी राशि में है, तो ऐसा जातक को राजयोग मिलता है, और ये राजयोग से जातक की सोशल प्रेस्टीज बढ़ती है, जातक का रुतबा बढ़ता है। थर्ड, लग्न लॉर्ड यानी कि पहले भाव का मालिक, पहले भाव का मालिक और शुक्र दोनों साथ में सेकेंड हाउस में बैठ जाए, किसी भी लग्न कुंडली में उस लग्न का मालिक शुक्र के साथ सेकेंड हाउस में बैठ जाए, तो भी एक प्रकार का राजयोग बनता है। ये राजयोग जातक पैसा बहुत इकट्ठा कर सकता है, सेविंग्स बहुत अच्छी हो सकती है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये लग्न लॉर्ड खुद शुक्र है, तो ये खुद शुक्र सेकेंड हाउस में बैठना चाहिए। मान के चलो वृषभ लग्न है या तुला लग्न की कुंडली है, और सेकेंड हाउस में शुक्र के साथ कोई और ग्रह नहीं है, और लेकिन वहां पे शुक्र ही बैठा है, तो भी ये रूल अप्लाई, ये सूत्र अप्लाई होगा। यहाँ पे जो बाजू में जो कुंडली दिख रही है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है एक प्रकार से। तो सूत्र वहां पर ये कहता है कि अगर प्लैनेट्स पहले भाव से छठे भाव तक सारे प्लैनेट्स वहीं पे अपनी पोजीशन ले ले अपार्ट फ्रॉम राहु केतु, तो ऐसा जातक बड़ा लीडर बन सकता है। ऐसे जातक के जो राजयोग बनते हैं वो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में या फिर लीडर पॉलिटिक्स में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर उनकी कुंडली देखो
तो सारे के सारे प्लैनेट्स पहले भाव से, अपार्ट फ्रॉम राहु केतु, पहले भाव से छठे भाव तक है। राहु केतु के यहाँ पे इंक्लूड हम वैसे भी नहीं करते, सॉरी। कुछ लोग इनको, इस कुंडली को कालसर कुंडली भी बोलते हैं, विच इज रॉन्ग। अर्ध कालसर भी नहीं है, कुछ नहीं। सॉरी। अगर हॉरोस्कोप में, कुंडली में गुरु या शुक्र दोनों में से कोई एक या तो एक्सॉल्टेड होके 11th हाउस में बैठ जाए, या फिर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, या फिर केंद्र में कहीं पे भी बैठ जाए, या फिर 9th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसा जातक डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी को पा सकता है। कुंडली में गुरु या तो शुक्र उच्च का हो, यह उच्च का गुरु या उच्च का शुक्र 11th हाउस में हो, फर्स्ट हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, 7th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, या 9th हाउस में हो, तो बढ़िया से बढ़िया राजयोग फॉर्म होता है। ऐसा जातक डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य, चंद्र, सॉरी, अगर किसी कुंडली में गुरु सूर्य को देखता है, चंद्र शुक्र को देखता है, और मंगल शनि को देखता है, और बाय एनी चांस ये चर राशि में है, तो जातक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर के साथ साथ बड़ा पैसे वाला भी जातक बन सकता है। और ऐसा जातक, जिसका ये सेकंड वाला सूत्र है, ऐसा जातक विदाउट एनी करप्शन काम करता है। ये क्लीन चीट वाला या क्लियर पॉलिटिशियन बन सकता है, या क्लियर व्यक्ति एक पैसे का भी इधर उधर कुछ नहीं करेगा। थर्ड सूत्र है, ध्यान से समझना। अगर किसी की कुंडली में कोई प्लैनेट डेबिलेटेड है, कोई भी ग्रह नीच का है, और जिस राशि में वो नीच का हो रहा है उसका मालिक भी अच्छे पोजीशन में नहीं है, स्टिल ये कुंडली में राजयोग बनता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर चंद्रमा नीच का है, ठीक है। अब ये चंद्रमा का जहां पर जिस वृश्चिक राशि में नीच का है, उस वृश्चिक राशि का मालिक मंगल है। मंगल कहां पर बैठा है? बुध की राशि में। बुध और मंगल का कंपैटिबिलिटी अच्छा नहीं है, फिर ये अच्छा राजयोग दे सकता है। यहाँ पर इन शॉर्ट आप बोल सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मून का पोजीशन भी देखना। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर यूजुअली चंद्रमा को नीच का नहीं मानना, ये वन ऑफ दी सूत्र है। कई बार क्या होता है, चंद्र की दशा जब आती है ऐसी कुंडली में, तो हम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि चंद्र नीच का है, दशा में प्रॉब्लम। अगर ऐसा सिचुएशन है, चंद्र जिस राशि में नीच का है, यानी कि वृश्चिक राशि में, उसका मालिक भी अच्छे पोजीशन में नहीं है, तो उतना खराब चंद्र नहीं कहलाया जाएगा, ये भी एक प्रकार का राजयोग देगा। उसी चीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जो भी प्लानेट नीचतम का है, नीच राशि में है, उस राशि का लॉर्ड उस प्लानेट को देख रहा है, स्टिल राजयोग बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं, चंद्रमा यहाँ पे नीच का है, चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, वृश्चिक राशि के मालिक मंगल है, मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं, बल मिल रहा है अपनी राशि के थ्रू। और जब ऐसा राजयोग या इस प्रकार का कंडीशन जब होता है, अगेन ऐसा जातक अपने लाइफ में, कैरियर लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा ग्रो करता है, हाइट्स पे पहुंचता है, अच्छे सक्सेस के साथ आगे बढ़ता है। कुछ अलग अलग प्रकार के राजयोग हैं, जो लोग अलग अलग योग के नाम से भी उसको बोलते हैं। उसमें से कुछ योग को देखते हैं। गज केसरी योग। तो गज केसरी योग वो योग है जब चंद्रमा और गुरु साथ में हो, कंजंक्शन में। मेन तो कंजंक्शन, लोग क्या बोलते हैं, युति में हो या प्रति युति में हो, बट मेन तो कंजंक्शन में हो, और इनके ऊपर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो, राहु केतु शनि कोई देखता ना हो, तो ये गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग भी एक प्रकार का राजयोग है, जो जातक को हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ देता है। अगर कुंडली में लाखों दोष हो,
और गुरु महाराज सही बैठे हैं तो उस लाख दोष का भी नाश होता है। सेकंड, बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन दिखा जाता है सारी कुंडलियों में, मैक्सिमम कुंडली में ये आता है, बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग यानी कि सूर्य और बुध महाराज का साथ में होना किसी भी कुंडली में, मोस्टली बहुत सारी कुंडली में साथ में होते हैं, क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र आगे पीछे, एक घर आगे पीछे या तो साथ में हो सकते हैं। तो हो सकता है मैक्सिमम आप अगर 10 कुंडली देख रहे हो तो 10 में से हो सकता है आपके पास 5-6 कुंडली इन दोनों बुध आदित्य योग की बन सकती, आ सकती है। बट ये बुध आदित्य योग भी अच्छे भाव में हो जाए, इनके ऊपर कोई मैलेफिक असर ना आए, मैलेफिक इंपैक्ट ना आए, देन ये बुध आदित्य योग फल सकता है, देन ये बुध आदित्य योग राजयोग की तरह रिजल्ट दे सकता है। एक कंसेप्ट है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग तब बनता है जब त्रिक स्थान के भाव के साथ कोई ग्रह जुड़ जाता है या इनके लॉर्ड के साथ कोई ग्रह जुड़ जाता है, यानी कि छठे, 8वें और 12वें भाव के ग्रहों के साथ या घर के साथ प्लैनेट्स का रिलेशन आ जाता है तो विपरीत राजयोग मिलता है। डेफिनेटली ये राजयोग होने से कुछ इनिशियल स्ट्रगल्स, ये राजयोग पाने के लिए जातक को स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ सकती है, बट जातक विपरीत से विपरीत परिस्थिति में सक्सेसफुल बनता है। और एक योग का नाम है आदि योग, जिसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं चंद्रादि योग, चंद्र से होने वाले योग या चंद्र से अलग होने वाले योग। जब चंद्रमा से गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा की जो भी पोजीशन है वहां से गुरु, शुक्र और बुध छठे या 8वें में आ जाए तो भी चंद्रादि योग बनता है। ये योग भी जातक को अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज, अच्छा सक्सेस, और ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ राजयोग। एक केस स्टडी लेते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी आज हमारे लिए तो राजा ही है, भले किसी को अच्छा लगे ना लगे, दैट्स देयर ओपिनियन है, बट इनके कुंडली में राजयोग कैसे बना या स्ट्रगल वाला लाइफ कैसे बना। पहले तो कुंडली देखो, जो लिखा है वो बाद में। कुंडली में देखो, मंगल लग्न में है, खुद की राशि में, चंद्रमा वहीं पे है नीच का, गुरु शनि की राशि में, केंद्र कोई उतना खास नहीं है, केंद्र में शनि और शुक्र सूर्य की राशि में है, बुध आदित्य योग बन रहा है 11वें भाव में, विच इज गुड, चलो ओके। राहु पंचम भाव में है, केतु 11वें भाव में, यानी कि बुध आदित्य योग बन जो रहा है वो राहु केतु के एक्सिस में बन रहा है। 6, 8, 12 में भी कोई ऐसा प्लानिट है नहीं, केंद्र में भी उतना बल मिल नहीं रहा है सिवाय मंगल के, फिर भी यहाँ पे राजयोग कैसे बनता है। इस कुंडली में मंगल का स्ट्रांग होना ये दर्शाता है कि ऐसा जातक हार्ड वर्किंग है, अपने काम से डेडिकेटेड। अब हम सभी लोग मोदी जी को जानते हैं इसलिए ठीक है, बट फिर भी ये मंगल के कारण, इनका ये नेचर जो है उनके कारण है, ऐसा जातक अपनी पूरी एनर्जी अपने काम पे लगा देता है। साथ ही साथ इनकी कुंडली में शत्रुहंता योग भी बनता है, 6th हाउस में तो कोई प्लानिट नहीं है, फिर भी लग्नेश छठे भाव का मालिक, और वो भी कैसा लग्नेश, मंगल जैसा लग्नेश। अगर कोई सौम्य प्लानिट अगर यहाँ पे होता तो मैं नहीं बोलता, बेनिफिक नहीं, मेलिफिक प्लानिट, क्रूर प्लानिट मंगल लग्न में बैठा है, पावर के साथ शत्रुहंता योग दे रहा है। साथ ही साथ चौथे भाव का जो मालिक है, सॉरी नवम भाव का जो मालिक है, वो लग्न में बैठा हुआ है, भले नीच का बैठा है, तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का एक योग बना। ये एक प्रकार का लो लाइंग राजयोग है, बहुत लो इम्पैक्ट वाला राजयोग है। ये राजयोग सिर्फ स्ट्रगल के बाद आ सकता है, तो हमें सभी को मालूम है नरेंद्र मोदी ने कितना स्ट्रगल किया। सेकेंड चीज यहाँ पे देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th हाउस। 5th हाउस का जो लॉर्ड है गुरु महाराज, वो केंद्र में है, केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन बना, भले शनि की राशि में। 9th का लॉर्ड मून, वो भी केंद्र में है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा।
सेवेंथ लॉर्ड वीनस केंद्र में है। 10th लॉर्ड भाग्य में, सॉरी, लाभ भाव में है। तो ये भी एक प्रकार का लो लाइंग राजयोग है, जहां पर जातक को एक इमेंस स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिला है और अच्छा काम करने का मौका मिला है। 1 सेकेंड। राजयोग, जैसे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कुछ चैट कॉलम पे लिखा था ये होगा वो होगा, ऑफ कोर्स कुछ प्लानिटरी कंडीशंस के कारण राजयोग होते हुए भी वो राजयोग फलीभूत नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा का वीक हो जाना कुंडली में राजयोग कैंसिल कर सकता है। नवम भाव, 10वां भाव, 11वें भाव, जिस जहां से मुझे लाभ मिलने हैं, लाभ किसको मिलना है, मुझे, यानी कि लग्न, ये लॉर्ड भी अगर डेबिलेटेड हो जाए, वीक हो जाए, तो राजयोग डिस्ट्रॉय हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। सुदर्शन कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं कि लग्न, सूर्य और चंद्र ये वीक हो जाए तो भी राजयोग कैंसिल हो सकता है। इसी राजयोग के ऊपर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो राजयोग कैंसिल हो सकता है। कोई प्लैनेट बर्थ चार्ट में उच्च का है, लेकिन वही प्लैनेट जिसके कारण बर्थ चार्ट में राजयोग दिख रहा था लेकिन नवमांश में उच्च का नहीं है, नवमांश में नीच का है, तो भी राजयोग कैंसिल हो सकता है। और जैसे मैंने बोला, मून का पोजीशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर कुंडली में केमद्रुम योग बन जाए, मून को आपस में कोई सपोर्ट, केमद्रुम योग यानी कि चंद्रमा जहां पर भी बैठा है, अपार्ट फ्रॉम राहु केतु एंड सन, कोई और प्लैनेट आगे पीछे नहीं है, तो केमद्रुम योग बनता है। और ये केमद्रुम योग जो है वो जातक के सेविंग्स, पैसों के ऊपर ज्यादा असर करता है। तो केमद्रुम योग बनने से भी राजयोग कैंसिल हो सकता है। शुक्र का नवमांश चार्ट में, D1 में कुछ भी होने दो, नवमांश चार्ट में अगर शुक्र महाराज नीच के हो गए तो ये भी स्लाइट इफेक्ट देता है, जहां पर कैंसिलेशन ऑफ राजयोग हो सकता है। अब बात करते हैं जो हमारा कोर्स आ रहा है फ्रॉम 1 उसके बारे में बात करते हैं। ये सर्टिफाइड कोर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, जहां पे हम लोग कोर्स कंटेंट में हम देखेंगे क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइकोलॉजी है, वो हम देखेंगे, कर्मा थियरीज देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के क्या गुण होने चाहिए, व्हाट आर दी गुड क्वालिटीज ऑफ एस्ट्रोलॉजर। अलग अलग प्रकार के कुंडलियां होती है, हॉरोस्कोप होती हैं, नॉर्थ इंडियन कुंडली, साउथ इंडियन कुंडली, ईस्ट इंडियन कुंडली या फिर बंगाली कुंडली, सर्कुलर कुंडली। 12 भाव, और 12 भाव क्या बताते हैं, ये 12 भाव में से कौन से भाव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, त्रिकोण है, ये कौन से भाव दर्शाते हैं, कौन सा भाव धर्म दिखाता है, कौन सा भाव अर्थ यानी कॉमर्स दिखाता है, कौन सा भाव काम दिखाता है और कौन सा भाव मोक्ष दिलाता है, ये हम देखेंगे। केंद्र के भाव, त्रिकोण के भाव, अलग अलग कुंडली में होने वाले भाव, हाउसेस, क्या उनके नाम है, क्या उनका रिलेशनशिप है, क्या उनका आउटकम्स होता है, ये हम देखेंगे। हर एक कुंडली में मारक और बाधक क्या होते हैं, प्लस हम एक ब्लैंक कुंडली प्रिडिक्शन करेंगे, यानी कि हम 12 एसेंडेंट को लेकर हर एक भाव के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि फलादेश थ्रू 12 एसेंडेंट्स, इसका डिटेल एनालिसिस। हॉरोस्कोप के प्लैनेट्स को तो प्लॉट बाद में देखेंगे, बट अगर आपको फलादेश टू 12 एसेंडेंट्स आ गया या ये चीज समझ में आ गई, तो सिर्फ आपको वहां पर प्लैनेट्स प्लॉट करने हैं और प्लैनेट्स के रिलेशनशिप विद साइंस वो सब देखने, दैट्स इट। आपका 40% एस्ट्रोलॉजी हो गया। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वेरी सीरियसली बोल रहा हूँ। फिर बाद में हम कोर्स में आगे बढ़ते जैसे जाएंगे, वहां पे हम ग्रहशील अध्याय देखेंगे, जहाँ पे नेचर ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के मूवमेंट, प्लैनेट्स में आपस में रिलेशनशिप हो सकता है। मेरी कुंडली में, आपकी कुंडली में ऑफ कोर्स नेचुरल फ्रेंडशिप होगी, नेचुरल एनिमिटी होगी दो प्लैनेट के बीच में, लेकिन एक पंचदा मैत्री और एक टेम्पररी फ्रेंडशिप होती है जिसको हम तात्कालिक मैत्री बोलते हैं, वो मेरी कुंडली में अलग हो, आपकी कुंडली में अलग हो, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट्स। फिर प्लैनेट का उच्च का होना, नीच का होना, प्लैनेट्स की दृष्टि के बारे में हम देखेंगे। ग्रहशील अध्याय के बाद हम जाएंगे राशिशील अध्याय में, जहां पर राशि के बारे में पढ़ेंगे, राशि का एलिमेंट क्या है, राशि का तत्व क्या है,
राशि विषम राशि की है, सम राशि की है, राशि का जेंडर क्या है, इसका भी इंपैक्ट पड़ता है प्रिडिक्शन में। राशि का नेचर क्या है, मूवेबल है, फिक्स्ड है, डुअल है। राशि का स्थान क्या है, राशि का दिग्बल क्या है, राशि का डायरेक्शंस क्या है, और ये राशि का हमारे बॉडी पार्ट में क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम देखेंगे। ग्रहशील अध्याय, राशिशील अध्याय के बाद हम नक्षत्रशील अध्याय में देखेंगे। 27 के 27 नक्षत्र को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन नक्षत्र के क्या क्वालिटीज है, इन नक्षत्र के क्या गुण है, क्या तत्व है, वो हम देखेंगे। और इन सारा का समन्वय करने के बाद जो कुंडली में योग बनते हैं या दोष बनते हैं, तो योगशील अध्याय में वो देखेंगे। सूर्य से बनने वाले योग, चंद्रमा से बनने वाले योग, पंच महापुरुष योग, राजयोग जिसके ऊपर आज हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, केंद्रपति दोष, काल सर्प दोष, जन्म दोष, पितृ दोष, मंगल का दोष, ग्रहण दोष, चंडाल योग, ये हम कुंडली में देखेंगे। साथ ही साथ कुछ लिटिल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स भी देखेंगे, कुछ कैलकुलेशन का पार्ट भी मैम इस कोर्स में देखेंगे। ऑल्दो सॉफ्टवेयर हमें लिए कुंडली बना देता है, कुंडली कैसे बनाई ये नहीं देखेंगे, बट कुछ मैथमेटिकल पार्ट है जो हम यहाँ पर देखेंगे। अब बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझ में आ गई। ये रिजल्ट कब मिलेगा, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स में। तो हम प्लैनेट्स का ट्रांजिट भी हम समझेंगे, कैसे प्लैनेट का ट्रांजिट देखते हैं पंचांग के द्वारा, ये हम देखेंगे। किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट किसी भी राशि के ऊपर से हो रहा है या हाउस के ऊपर से हो रहा है, ये हम देखेंगे। इसी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट के कारण जातक के लाइफ में साढ़े साती आती है, शनि की ढैया आती है, इसका सिग्निफिकेंस, इसका इफेक्ट देखेंगे, इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट और इफेक्ट देखेंगे। साथ ही साथ दो कुंडलियों को कैसे मिलाया जाए, अष्टकूट सिस्टम तो है ही, हम गुण सिस्टम तो देखेंगे ही देखेंगे, बट और भी सूत्र वहां पे देखेंगे। तो हमेशा गुण मिला के शादी अच्छी होगी ऐसा जरूरी नहीं है, देयर आर अदर फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, वो भी हम देखेंगे। मंगल दोष का एनालिसिस कैसे किया जाता है, मंगल दोष क्या है, लास्ट टाइम हमारा सेशन मंगल दोष के ऊपर था, उसको और डिटेल में हम देखेंगे। साथ ही साथ रेमेडियल मेजर्स भी देखेंगे। एक व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की कुंडलियां होती है, तो वेरियस पार्ट ऑफ डिविजनल चार्ट्स को भी हम देखेंगे। प्लस ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स मैंने बोला जो रिजल्ट देता है, तो दशा अंतरदशा भी वो रिजल्ट्स को फलीभूत करती है। तो दशा अंतरदशा के बगैर हम कोई प्रिडिक्शन अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्लानिटरी पीरियड्स या जिसको हम दशा अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा बोलते हैं, वो हम देखेंगे। इसके रिजल्ट और इसके इफेक्ट को देखेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे रेमेडीज। प्रॉब्लम्स तो जातक खुद लेके आया है, हमने कुंडली से उसको ढूंढ के बताया है, बट सॉल्यूशन देना है। तो रेमेडीज कुड बी प्लानिटरी रेमेडीज, रेमेडीज थ्रू जेमस्टोन्स, यंत्र मंत्र, प्लैनेट्स की वर्शिप्स, कालसर दोष, मंगल दोष जैसे या पितृ दोष जैसे कुछ स्पेसिफिक दोष या योग की रेमेडीज को हम देखेंगे। तो इतना सारा बेसिक टू एडवांस हमारा सारा जो कोर्स होगा वो हम देखने वाले। ये कोर्स कैसे होगा, लाइव क्लास होगा जूम पर, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड किया जाएगा। कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ये ई सर्टिफिकेट्स आईएसओ सर्टिफाइड होंगे। मोबाइल ऐप पे, द डिवाइन ग्रेस ऐप पे आपको इसका एक्सेस रहेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आपको शेयर किए जाएंगी। प्लस जो है व्हाट्सएप सपोर्ट, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ, आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप पे भी रख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डिस्कशंस होंगे। क्लास नहीं होंगे बट डेफिनेटली डिस्कशंस होंगे। क्लास की डिटेल्स जूम पे। और ये क्लास कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 फरवरी दिस सैटरडे से स्टार्ट हो रहे हैं। और हमारा क्लास होगा सैटरडे संडे को ही होगा, दोपहर को 3 बजे। और ये क्लास की ड्यूरेशन है 4 महीने के लिए। ठीक है, आप अपने पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। राजीव जी, यू कैन, इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस पार्ट। यस सर। सो जो ये पूरा कोर्स है, ये टोटल 4 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम द वेरी बेसिक शुरू किया जाएगा। सो एवरी बिगनर, एवरी प्रोफेशनल कैन ज्वाइन दिस कोर्स। यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में सिर्फ 30 सीट्स रखी गई हैं। सो यहाँ पे आप लोग 1000 रुपीज, आप लोग प्लीज नोट कीजिएगा, ये वन टाइपिंग एरर है। सो इट इज 1000 रुपीज। 1000 रुपीज पे करके आप लोग अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे से क्लासेस शुरू होंगी।
देन उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट प्लान के मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, विच इज बाय 1 फरवरी यू कैन पे 4,000, देन 1 मार्च 2000, 1 अप्रैल 2000 एंड 1 मई 2000। तो इस तरह इंस्टॉलमेंट में आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो टोटल फीस इज 11,000 रुपीज एंड ऑलरेडी 18 सीट्स फिल हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 सीट्स बची हैं इस कोर्स के लिए। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मोड से आप पे कर सकते हैं। जो क्यूआर कोड है उसे स्कैन करके पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। तो जो नंबर रेड कलर से मेंशन है आपकी स्क्रीन पे, 8130283244, उस पे आप लोग स्क्रीनशॉट अपना शेयर करके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हैं एंड देन वी विल ऐड यू इन द कंफर्म ग्रुप। तो 1 फरवरी यानी कि कमिंग सैटरडे से क्लास शुरू हो जाएगी। वीकेंड बैच है, 3 PM इसके क्लास टाइमिंग्स रहेंगे। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बैच के लिए चाहिए आप मेंशन कर सकते हैं। प्लस हमने रिसेंटली बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर सेशंस रखे थे, जैसे कि मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, शनि, राहु, केतु, इनके ऊपर हमने बहुत सेशंस रखे हैं। तो इनके सारे ही लिंक्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट लिंक आप सभी के साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। किसी के पास अगर नहीं पहुंचती, अगेन आप वो लिंक व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो किसी के कोई भी डाउट्स हैं, डाउट्स ले लेते हैं। कटारिया जी ने किसी ने लिखा था, मून एंड सन बोथ एक्सपेक्टिंग मार्स बट दिस इज अमावस्या योग। अमावस्या देखो, अमावस्या एग्जैक्ट पहले तो कुंडली में देखो, सूर्य और चंद्र साथ में है, तो चंद्र तो वहां पर उस राशि में 2.25 दिन रहने वाला है। तो क्या एग्जैक्ट अमावस्या योग बनता है, वो तिथि पे जब व्यक्ति जन्मा है, क्या वो अमावस्या की तिथि है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उस राशि में तो सूर्य तो 1 महीना रहेगा, चंद्रमा 2.25 दिन में निकल जाएगा वहां। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि कितना वो डिग्री वाइज 12 डिग्री के अंदर अगर है। प्लस अगर वो तिथि अमावस्या की है तो ही अमावस्या योग को माना जाएगा, अदरवाइज अमावस्या योग मत लीजिएगा। ये हमारा बहुत बड़ा कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाता है जब कोई दो ग्रह साथ में आ जाए, तो खास करके चंद्रमा और सूर्य साथ में आ जाए तो हम बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, ये मना लेते हैं कि ये अमावस्या योग होगा। अमावस्या की तिथि इज मोर इम्पोर्टेंट। तो चंद्र तो 2 दिन बाद निकल जाएगा वहां, सूर्य वहीं पे हो सकता है रहने वाला हो, बट चंद्र 2 दिन तक उसी राशि में होगा। बट क्या वो एग्जैक्ट तिथि वही है, ये तिथि तो नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगी, हो सकता है जातक की जन्म प्रतिपदा में हो या फिर चतुर्दशी में हो। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। वेदपाल जी, जो आपने लिखा था मंगल 4th हाउस में, जरूरी नहीं है कि 4th हाउस में डैमेज करेगा। 4th हाउस का सबसे बड़ा कारक मंगल है। अगर मंगल 4th हाउस में है तो प्रॉपर्टी के योग भी बनते हैं। अगर मंगल 4th हाउस में तो बेसिक एजुकेशन है, डेफिनेटली मांगलिक योग है, सब कुछ है, प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन है, बहुत अच्छा जा सकता है। सुनन जी, जो आपने लिखा था मैंने वहां पे रिप्लाई कर दिया। जो आपने कॉम्बिनेशन बताए थे वो डिपेंड्स ऑन साइन एंड पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। सीमा जी, जो आपने लिखा था, सीमा जी ने लिखा था, सर व्हाट इफ सन इज इन फर्स्ट हाउस बट ऑफ तुला राशि। सूर्य अगर वहां पर तुला राशि का है, डेबिलेटेड है, नो डाउट, बट सूर्य को वहां पे स्ट्रेंथ उसके दिशा की मिलती है। बाकी सारे प्लैनेट भी इम्पैक्ट करेंगे। आई थिंक यदि 4 प्लैनेट 12वें भाव में मेष राशि में, 4 प्लैनेट जब भी किसी एक भाव में आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम राहु केतु अगर नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, तो एक प्रकार का योग बनता है प्रवज्या योग। अगर ऐसा योग 12th हाउस में अगर आता है, पूजा पनवर जी अगर आप हैं तो मैं बता दूं, अगर ऐसा योग अगर 12th हाउस में आता है तो जातक अपने लॉस को लेके, प्रवज्या योग क्या कराता है, जहां पर भी प्रवज्या बनती है वहां पर अपने लॉ वो चीज को लेकर जातक केयरलेस हो जाता है। अगर राहु केतु को छोड़ के बाकी कोई 4 प्लैनेट 12th हाउस में आ जाते हैं, तो ऐसे जातक को अपने जिंदगी में होने वाले लॉस, टू डेट फैक्ट अपनी खुद की मृत्यु को लेकर टेंशन या फिर डर नहीं होता। वे प्रवज्ञा यहाँ पर भी बनती है, जिस भी हाउस में बनती है उस हाउस का सिग्निफिकेशन जो होता है, वहां पे जातक शायद थोड़ा सा बेदरकार या केयरलेस या फिर बेफिक्र होता है, उस चीज का टेंशन नहीं लेता। ये सारे चैट कॉलम पे थे। कोई कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन हैंड रेज कर सकते हैं। कोई कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम
फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी। सॉरी, बीच में शायद मेरा आवाज कुछ ऊपर नीचे गया हो तो सॉरी फॉर डेट, आज आवाज ठीक नहीं चल रहा। वीनस, सन वीनस मरकरी लग्न में हो तो कौन सी साइन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। बुध आदित्य योग बना है, लक्ष्मी योग एक प्रकार का बना है। यस, आप बोल सकते हो, लेकिन साइन कौन सी है, उसके ऊपर कोई मैलेफिक दृष्टि तो नहीं है। राजयोग बना, अगर मैलेफिक दृष्टि है, साइन अच्छी नहीं है, अगर ये नीचतम राशि किसी की आ गई तो हो सकता है ये राजयोग बनने के बाद भी रवि रतन जी ये फलीभूत राजयोग ना हो, या फिर ऐसे राजयोग में जातक को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ राजयोग को लेके या फिर अच्छे ऐसे योग को लेके काफी कुछ चीज देखना जरूरी है। कुंभ में है, इतना स्ट्रॉन्ग राजयोग नहीं बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सेटल। या फिर आप इसको बोल सकते यहाँ पर राजयोग नहीं बनेगा, कुंभ में है ना, भले शुक्र और बुध की मित्र की राशि में है, बट नहीं बनेगा। बाय एनी चांस सैटर्न 12th हाउस में है क्या, मकर में है क्या? ठीक है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। दूसरा योग यहाँ पे चेक करना होगा, उतना स्ट्रांगली नहीं बनेगा रवि रतन। ठीक है, तो एक्चुअली आई थिंक देयर आर नो डाउट्स ऑन चैट एंड एंड्रेस भी नहीं है शायद। ओके चलिए, तो सेशन एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से 1 तारीख को। टिल देन टेक केयर एंड कल गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं एवरीबॉडी, तो कल शाम को 5 बजे गुप्त नवरात्रि के ऊपर भी सेशन है। सेम लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू ऑल देयर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। थैंक यू, हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर। थैंक यू।